हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस 22 में। दोस्तों बहुत सिंपल सा टॉपिक लेके हम आए हैं आज, जो दोस्तों कहलाता है चालक, कुचालक, अर्धचालक। दोस्तों यहां पे हम इसको समझने वाले हैं। फिजिक्स की भाषा में भी इसको हम समझेंगे, केमिस्ट्री की भाषा में भी इसको हम समझेंगे कि किस प्रकार से चालक, कुचालक, अर्धचालक को डिफाइंड किया जाता है, क्या इनका वर्क होता है, कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिनको चालक, कुचालक, अर्धचालक में शामिल किया गया है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उम्मीद करते हैं कि आज के बाद आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमेशा हमेशा के लिए ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, कभी भी आपको इसके बाद कोई क्लास अटेंड करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं कि चालक, कुचालक, अर्धचालक जो है ये फिजिक्स की भाषा में इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइंड करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप लोगों को ये चीज़ें समझने में ज़्यादा आसानी हो। दोस्तों हम जानते हैं कि जो चालक होते हैं, कुचालक होते हैं, अर्धचालक होते हैं, फिजिक्स के शब्दों में या फिजिक्स की भाषा में इनको ऊष्मा के बहने से या विद्युत धारा के बहने से डिफाइंड किया जाता है। ठीक है, तो जो पदार्थ में यानी कि जो वे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का प्रवाह आसानी से किया जा सकता है या विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से किया जा सकता है, वो सभी कहलाते हैं आपके चालक। सिंपल सा मेथड एकदम। ठीक है, जितने भी चीज़ें हम देखते हैं अपने लाइफ में जिनमें ऊष्मा का फ्लोइंग यानी ऊष्मा का प्रवाह बहुत आसानी से हो जाता है या जिसमें धारा का प्रवाह बहुत आसानी से हो जाता है, वे सभी की सभी कहलाती हैं विद्युत की सुचालक। सुचालक भी कहा जाता है इनको, चालक भी कहा जाता है इनको। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की दोनों चीज़ें जो है एक समान ही हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझाएंगे कि कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिनको हम चालक की श्रेणी में बांटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे हम जानते हैं जितनी धातुएं होती हैं आपके पास, इन सभी को रखा जाता है इसमें, किसमें, चालक में शामिल किया जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं इसमें सोडियम जो है एक धातु है। ठीक है, मैग्नीशियम आपकी जो होती है वो भी एक धातु है। लोहा आपका जो आयरन कहलाता है यह भी एक धातु ही है। इसके बाद दोस्तों जैसे जिंक हो गया आपका, यह भी एक धातु है। आप लोग जानते होंगे तांबा के विषय में, कापर इसको कहा जाता है, यह भी एक धातु है। आप जानते होंगे किसके विषय में, गोल्ड के विषय में, एयू यानी सोना। ठीक है, ये भी आपकी एक धातु है। यहाँ पे हम कहेंगे सिल्वर। ठीक है, ये भी एक धातु है। ठीक है, तो ये सभी की सभी होती क्या है, ऊष्मा की सुचालक होती हैं। इन सभी में मतलब अगर इन सभी का तार बना दिया जाए तो उसमें विद्युत धारा भी बड़े आसानी से फ्लो होगी। ठीक है, तो ये सब होती हैं क्या चीज, चालक कहलाती हैं यही सब चीज़ें जिनमें ऊष्मा का प्रवाह आसानी से किया जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा से बात करते हैं कि इनमें से ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी होती है, यानी कि धारा सबसे ज़्यादा इसमें किस में बह सकती है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि धारा जो है वो सबसे ज़्यादा चांदी में बहती है, उसके बाद सबसे ज़्यादा बहती है किसमें, तांबे में। ठीक है, यानी प्रथम स्थान पे आता है आपका चांदी, द्वितीय स्थान पे आपका आता है तांबा। ये जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बहुत अच्छे ऊष्मा के चालक होते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ खास बातें हैं जो कि आपको जानना आवश्यक है। क्या हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अकॉर्डिंग ही इनमें ऊष्मा का प्रवाह या धारा का प्रवाह बहुत ज़्यादा होता है, या इनकी कोई और भी क्वालिटी है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि इनमें सबसे ज़्यादा यानी सबसे अच्छे से ऊष्मा बह सकती है या धारा आपकी बहती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि चांदी हो गया आपका, सोना हो गया, दोस्तों ये ऐसी होती हैं जो कि इस पृथ्वी मंडल पे मुक्त अवस्था में भी पाई जाती हैं, साथ ही साथ संयुक्त अवस्था में भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो इनमें एक क्वालिटी ये होती है कि ये मुक्त अवस्था में ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, वहीं कंबाइंड अवस्था मतलब संयुक्त अवस्था में बहुत कम पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो क्रियाशीलता होती है वो थोड़ा से कम होती है। क्रियाशीलता कम होने से फायदा ये होता है कि इनमें अशुद्धियां बहुत कम आ पाती हैं। ठीक है, अशुद्धियां बहुत
कम आ पाती हैं। इसीलिए क्या होता है कि ये ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हो जाते हैं, चूंकि इनमें अशुद्धियां बहुत कम आ पाती हैं। एक रीजन इसका सबसे बड़ा ये भी है, ठीक है, कि इनमें अशुद्धियां बहुत कम मात्रा में रहती हैं, ठीक है। इसीलिए ये धातु होने के साथ साथ में ऊष्मा के अच्छे चालक भी होते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं किसमें, यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि जो आपका तांबा होता है, तांबा की बात किया जाए तो इसमें दोस्तों हम जानते हैं कि इसको शुद्ध करने की एक विधि आपने पढ़ा होगा, वो होता क्या है, विद्युत अपघटनी विधि, ठीक है। विद्युत अपघटनी विधि का नाम आपने सुना होगा। ये दोस्तों तांबे के शोधन की सबसे अच्छी विधि है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपने पढ़ा होगा तांबे के निष्कर्षण की एक विधि होती है। क्या चीज, तांबे के निष्कर्षण की एक विधि होती है, उसको कहा जाता है बेसेमर, ठीक है। बेसेमर जो विधि होती है दोस्तों, इससे क्या होता है कि फफोलेदार तांबा प्राप्त होता है, ठीक है। फफोलेदार तांबा प्राप्त होता है, जिसकी वजह से कि इसमें से यानी कि इस विधि से निकलने के बाद जो अयस्क होता है उसमें से तांबे का शोधन बड़े आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि बेसेमर के बाद जब विद्युत अपघटनी विधि का इस्तेमाल किया जाता है तब दोस्तों उसमें 99.99% शुद्धता के साथ तांबा आपका निकल के सामने आ जाता है, ठीक है। इसीलिए इसमें अशुद्धि कम होने के कारण ही इसमें सबसे ज़्यादा यानी कि चांदी के बाद सबसे ज़्यादा अच्छी चालकता इसमें पाई जाती है, ठीक है। वहीं दोस्तों बात करते हैं किसके विषय में, कुचालक आपका क्या चीज़ होता है, कुचालक को कैसे हम पता लगाएंगे, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनको हम कुचालक की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके बाद मतलब हमने क्या काम किया, धातुओं को हमने शामिल किया है, किसमें, चालकों में हमने शामिल किया हुआ है। तब दोस्तों इसके बाद जो अधातुएं आती हैं, अधातुओं में हम जानते हैं जैसे कि मान लीजिए आपके पास कांच हो गया, लकड़ी हो गया, कागज हो गया, या इसके साथ साथ में जो गैसें होती हैं, गैसों को भी हम यहाँ पे अधातुओं में शामिल करते हैं। तो ये सभी होती क्या हैं, ऊष्मा की कुचालक होती हैं, ठीक है। इनमें कई ऐसी क्वालिटी होती है जिसकी वजह से इसमें ऊष्मा की कुचालक भी माना जाता है। धारा तो इसमें बिल्कुल भी बह नहीं सकती है। साथ ही साथ इसकी एक विशेषता ये भी होती है कि इसमें टूटने का गुण बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मतलब अगर इनको थोड़ा से पीट दिया जाए तो ये टूट के बिखर जाती हैं, बिखरने का गुण पाया जाता है, जिनको कहा जाता है क्षण भंगुर, ठीक है। तो ऐसी क्वालिटी इनमें ज़्यादा पाई जाती है। ऊष्मा का कुछ कुछ चालक तो मान लेते हैं हो भी जाता है कि थोड़ा बहुत इसमें ऊष्मा जो है वो फ्लो कर जाती है, जैसे आपका तांबा हो जाता, जैसे आपका कांच हो जाता है दोस्तों, या मान लेते हैं लकड़ी हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा इसमें ऊष्मा तो फ्लो होती है, बट अगर इनको तोड़ा जाता है तो ये टूट के बिखर जाते हैं। ऐसी क्वालिटी इनमें पाई जाती है, इसीलिए इनको बिल्कुल भी धातुओं की श्रेणी में स्थान नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों निश्चित तौर पे आप इन दोनों को समझने में कामयाब हो गए होंगे। मैंने क्या कहा, लकड़ी हो गया, कागज हो गया, आपका कांच हो गया, या जो गैसें होती हैं, इन सभी को कुचालक की श्रेणी में रखा गया है। अब बात करते हैं किसके विषय में, यहाँ बात करते हैं दोस्तों हम अर्धचालक के विषय में। किसको कहा जाता है अर्धचालक, दोस्तों ऐसी चीजें या ऐसे पदार्थ, ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनके गुण जो है वो चालक से कम होते हैं लेकिन कुचालक से ज्यादा होते हैं। मतलब ऐसे भी पदार्थ आपके पास मौजूद हैं जिनमें ना तो चालकता होती है ना तो कुचालकता होती है। अब बात को समझिएगा, ना तो चालकता होती है ना तो कुचालकता होती है, मतलब ये हुआ कि इनमें ना तो ऊष्मा फ्लो होती है और ना ऐसा भी नहीं है कि ऊष्मा फ्लो भी नहीं होती है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं ना तो इसमें धारा फ्लो होती है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि धारा इसमें फ्लो नहीं होती है, मतलब होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी पदार्थ आपके पास उपस्थित हैं या ऐसे जितने भी आपके पास तत्व उपस्थित हैं जिनमें ना तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा बहती है ना तो बहुत कम बहती है, ठीक है, उन्हीं को कहा जाता है अर्धचालक। मैं कुछ नाम आपको बताता हूँ यहाँ पे। जैसे आप लोग जानते होंगे कार्बन कहा जाता है, कार्बन को आप लोग अच्छे से जानते होंगे दोस्तों, ये क्या है, अर्धचालक है। इसके बाद सिलिकॉन आप लोग जानते होंगे, ठीक है। सिलिकॉन जो दोस्तों जो है सिलिकॉन भी कह सकते हो, सिलिकॉन कहा जाता है एक्चुअल में। ये क्या होता है, ये तांबे का मतलब विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का अर्धचालक होता है। वहीं बात करते हैं किसके विषय में, जर्मेनियम के विषय में, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा जर्मेनियम के विषय में। तो जर्मेनियम जो होता है यह भी एक अर्धचालक पदार्थ होता है, लेकिन आपको एक चीज विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। वो चीज मैं आपको अभी बताने वाला हूं कि क्या विशेष ध्यान रखना है, जो कि बहुत ही लाजवाब चीज है आपका। उसके पहले मैं दोस्तों यहाँ पे बातें करते हैं किसके विषय में, यहाँ पे हम केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री की भाषा में कैसे समझ सकते हैं कि ये चालक कौन है, कौन सा अर्धचालक है, कौन सा कुचालक है, ठीक है। तो वहां पे आप लोग जानते हैं कि जब यहाँ पे चालक में, आप लोगों को एक बात यहाँ पे बताऊंगा मैं, बहुत सिंपल तरीका है। देखिए चालक, कुचालक, अर्धचालक पकड़ने के लिए ध्यान दीजिएगा, जिन तत्वों के बाह्य कोश में, किसमें, जिन तत्वों के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होती है, 1 होती है या 2 होती है या 3 होती है, कितना, 1 या 2 या 3 होती है, किसमें, बाह्य कोश में, ठीक है। बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिनके 1 होती है या 2 होती है या 3 होती है दोस्तों, ये क्या कहलाते हैं, ये चालक कहलाते हैं। ये चीज किसके भाषा में है, ये केमिस्ट्री की भाषा में है, ठीक है। वहीं दोस्तों बात करते हैं किसके विषय में, यहाँ पे हम बात करते हैं अर्धचालक के विषय में। किसके विषय में, अर्धचालक के विषय में। जब दोस्तों हम अर्धचालक के विषय में बात करते हैं तो एक सिंपल सा सवाल आपके मन में आना चाहिए, क्या चीज, कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 जब होती है, क्या चीज, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाह्य कोश में कितना होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। जितने भी तत्वों में ऐसी संख्या पाई जाती है वो सब क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं, ठीक है। वहीं बात करते हैं यहाँ पे किसके विषय में, यहाँ पे हम बात करते हैं कुचालक के विषय में। अब देखिए हमने यहाँ पे 1, 2, 3 के लिए आपको बता दिया कि ये होते क्या हैं, चालक होते हैं। जिनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना पाई जाती है, 4 पाई जाती है, वो क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। वहीं पे बात करते हैं किसके विषय में, अब यहाँ कुचालक के विषय में। तो देखिए जिनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो 5 या तो 6 या तो 7 पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, या तो 5 या तो 6 या तो 7 पाई जाती है जिन तत्वों के बाह्य कोश में, ऐसे तत्व कहलाते हैं क्या चीज, कुचालक कहलाते हैं, ठीक है। कुचालक कहलाते हैं वे तत्व जिनके बाह्य कोश में, जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो 5 हो या तो 6 हो या तो 7 हो, ऐसे तत्वों को कहा जाता है दोस्तों कुचालक तत्व या कुचालक पदार्थ, इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, हमने यहाँ 1 से उठाया था, अभी हम पहुंचे कहाँ तक हैं, अभी हम केवल 7 तक पहुंचे हैं। आप जानते हैं कि बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कितना माना जाता है, 8 माना जाता है। तो उसके विषय में भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है, कि यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होती है, 8 होती है, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होती है, 8 होती है, तो ऐसा तत्व कैसे होगा या ऐसे तत्व की क्वालिटी क्या होगी, ठीक है। तो इसमें आप लोग समझिए, जिन तत्वों के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 पाई जाती है, ऐसे तत्वों को निष्क्रिय तत्व कहा जाता है। क्या चीज, निष्क्रिय तत्व कहा जाता है। निष्क्रिय तत्व को दोस्तों अक्रिय तत्व भी कहा जाता है। अक्रिय तत्व या अक्रिय गैसें भी इनको कहा जाता है। ये तत्व निष्क्रिय होते हैं, मतलब ये हुआ कि ये तत्व जो होते हैं इनके बाह्य कोश में इतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं कि वो आपस में जोड़ा बना करके अपने अपने ऑर्बिटल में सेट रहते हैं। इनका किसी भी तत्व के साथ में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि जिनके बाह्य कोश में यहाँ पे 1 से 3 या जिनके बाह्य कोश में 4, जिनके बाह्य कोश में 5, 6, 7, दोस्तों इन्हीं तत्वों का बनाया जाता है यौगिक, ठीक है। केवल यही तत्व ही बना सकते हैं क्या चीज, यौगिक, मींस कंपाउंड बना सकते हैं। जिनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कभी भी कंपाउंड यानी कि यौगिक कभी भी नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये निष्क्रिय होते हैं, ठीक है। ये निष्क्रिय होते हैं, इसलिए ये कभी भी यौगिक नहीं बनाते हैं, किसी भी अभिक्रिया में कभी भी ये भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इतना मैंने आपको यहाँ पे क्लियरफाई किया। अब इसके बाद मैंने कहा था कि एक खास चीज़ है जो कि आपको जानना बहुत आवश्यक है। वो दोस्तों क्या चीज़ है, उपयोग के विषय में यहाँ पे बात मैं करने वाला हूँ जो कि आप लोगों को जानना चाहिए, ठीक है। हम देख लेते हैं यहाँ पे कि दोस्तों जो आपका चालक होता है, चालक तो हम जानते हैं कि ये आपका तार बनाने के काम में आता है,
इसके बाद दोस्तों ये आपका हम जानते हैं कि तमाम प्रकार की जो डिवाइसें होती हैं आपके पास जो आविष्कारित की गई हैं, जैसे साइकिल हो गया, आपका कार हो गया, ट्रक हो गया, ठीक है, या कोई भी आपके घर में लगा हुआ नलका हो गया, कोई भी चीज़ आपका जो है वो सभी के सभी इसकी सहायता से ही बनाए जाते हैं। जो हम लोग सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं, तार के माध्यम से ले आते हैं, बल्ब वगैरह जलाते हैं दोस्तों, हम सब जानते हैं उसमें आपका तांबा लगा हुआ होता है जो तार आने के लिए होता है। जो बल्ब आपका होता है वो टंगस्टन का फिलामेंट का बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें उपयोग की जाती हैं। लेकिन वहीं पे बात करते हैं दोस्तों, क्या चीज़, विशेष चीज़ कि तार लगा हुआ होता है, एक बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट लगा हुआ होता है। लेकिन वहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि तो जो बल्ब बनाया जाता है, बल्ब तो कांच का बनाया जाता है। जब बल्ब कांच का बनाया जाता है तो वहाँ पे जितना बड़ा योगदान आपका तार का है, किसका, टंगस्टन के फिलामेंट का है या तांबे से आने वाली सप्लाई का है, उतना ही ज़्यादा योगदान तो हम दोस्तों वहाँ पे ये भी मानेंगे कि जो कांच लगा हुआ है उसका भी उतना ही बड़ा योगदान है, ठीक है। अगर हम कांच को हटा देते हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो प्रकाश आपका निकलेगा वहाँ से वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव नहीं होगा, प्रकाश आपका बहुत ज़्यादा फैलेगा नहीं। जब बहुत ज़्यादा फैलेगा नहीं दोस्तों तो उसका उपयोग जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, जितना चालक का इस्तेमाल किया जाता है उतना ही कुचालक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अब यहाँ पे कि हम जानते हैं कुचालक के रूप में हमारे घर में बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका बेंच हो गया, टेबल हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं दोस्तों वो सब कुचालक की बनाई जाती हैं। अगर हम एक लैपटॉप लेते हैं उसके विषय में बात करते हैं तो हम जानते हैं कि लैपटॉप हो गया या टेलीविज़न हो गया, ठीक है, या आपका कंप्यूटर हो गया, कोई भी चीज़ हो गया उसमें तो हम जानते हैं कि आपका तार लगा हुआ होता है, वो धातु का बना हुआ होता है, लेकिन उसको कुचालक पदार्थ से कवर किया जाता है। मतलब जो उसकी कवर लगी होती है वो तो कुचालक पदार्थ की ही लगी होती है। अगर कुचालक पदार्थ उसमें ना लगाया जाए तो करंट आपको लग जाएगा। तो कुचालक अगर लगा देते हैं तो बिंदास हम उस डिवाइस का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। तो जितना महत्व यहाँ पे चालक का है उतना ही महत्व दोस्तों यहाँ पे किसका है, कुचालक का है। अब एक बात को ध्यान से पकड़िएगा, अर्धचालक का क्या उपयोग है, ठीक है, अर्धचालक का क्या उपयोग है, ये भी सवाल आपके मन में आना चाहिए। दोस्तों अर्धचालक का उपयोग बहुत ज़्यादा है, समझ लीजिए क्या चीज़। आज हमारा जो विज्ञान इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, वो अर्धचालक की वजह से ही हुआ है। आप जानते हैं जो बेंगलुरु होता है उसको कहा जाता है सिलिकॉन वैली, ठीक है। जो बेंगलुरु है आपका इंडिया में उसको कहा जाता है सिलिकॉन वैली। अब सिलिकॉन वैली क्यों कहा जाता है, आप यहाँ से देखेंगे तो सिलिकॉन एक आपके पास तत्व है, सिलिकॉन एक तत्व है जो कि किसका है, जो कि दोस्तों यहाँ पे अर्धचालक में चला जाता है। तो ध्यान से समझिएगा बात को। हम जानते हैं कि कोई भी डिवाइस जो होती है दोस्तों, डिवाइस में चीज़ें तो लगाई जाती हैं, अनेक टाइप के कंपोनेंट उसमें लगे हुए होते हैं, लेकिन उसमें जान देने वाला चीज़ क्या होता है, बात को पकड़िएगा। जान देने वाला चीज़ दोस्तों उसमें जो होता है वो लगा किसका होता है, वो अर्धचालक पदार्थ का ही लगा हुआ होता है। आप लोग जानते होंगे क्या होता है, एक डायोड होता है दोस्तों। डायोड का काम क्या होता है, यह एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। मैं आपको यहाँ पे इसका सिंबल भी बना के दिखा देता हूँ कि इसका सिंबल क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, ये एक डायोड है, डायोड का सिंबल है। इसका काम क्या होता है, यह एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यह एसी को डीसी में बदलता है। डायोड आपने सुना होगा नाम, उसके बाद आपने ट्रायोड वाल्व का नाम सुना होगा, ट्रायोड वाल्व का नाम सुना होगा। नहीं दोस्तों, आपने मॉडेम का नाम सुना होगा, मॉडेम आपका आ जाता है। उसके साथ साथ में बात करते हैं यहाँ पे क्या चीज़, JFET आ जाता है दोस्तों, JFET आ जाता है। फ्लिप फ्लॉप कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपका लॉजिक गेट पे काम करता है। सभी की सभी चीज़ों में यहाँ पे अर्धचालक से बनाई गई डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पे आप लोग जानते होंगे ट्रांजिस्टर होता है एक, जिसको
कहा जाता है। ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है, यह वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है, यानी जो वोल्टेज हम देते हैं उसको एम्पलीफाई करके ज़्यादा से ज़्यादा लेवल में बढ़ा के हमको आउटपुट के रूप में देता है। ठीक है, 3 टांगों वाला ये आपका होता है क्या चीज़, ये ट्रांजिस्टर आपका 3 टांगों वाला होता है। ये सभी की सभी चीज़ें किसकी बनाई जाती हैं, यहाँ पे अर्धचालक पदार्थ की बनाई जाती हैं। इससे भी सस्ता मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा। आज आप लोग जानते हैं कि सौर पैनल का इस्तेमाल बड़े पैमाने पे किया जाने लगा है। ठीक है, सौर पैनल, इसको आप लोग जानते होंगे, जिसको सौर ऊर्जा के नाम से सिंपल रूप में बोला जाता है। ठीक है, तो सौर पैनल का इस्तेमाल दोस्तों किससे किया जाता है, यहाँ पे इन्हीं अर्धचालक पदार्थों के उपयोग से सौर पैनल भी आपका बनाया जाता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों एक इतिहास जो कि आपको जानना चाहिए था। अर्धचालक, कुचालक, अर्धचालक, क्या कहते हैं, चालक, इन तीनों के विषय में मैंने यहाँ पे इसको डिस्क्राइब किया। साथ साथ यहाँ पे दोस्तों मैंने इसके उपयोग के विषय में भी आपको बताया, इनकी महत्ता को मैंने आपको बताया कि ये क्या चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको निश्चित तौर पे पसंद आई होंगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, साथ साथ अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए।